या आई थिंक कि बोर्ड का सेटिंग सही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सेकेंड ओ सर, इंपॉर्टेंट सब पॉइंट सही कि है। आज, okay, in today's class we are going to discuss two important poems of William Wordsworth, two or three important poems। एक तो उनका सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, एक उनका लिरिक है जो बैलेट फॉर्म में है, दैट इज द सॉलिटरी रीपर, और एक और सोनेट है मिल्टन, लंदन 1802 आर मिल्टन करके। सो दीज थ्री पोएम्स आई विल कवर अगेन। आई वुड लाइक टू टेल यू कि सबसे पहले एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच with us। So we are going to take what we are going to take, the world is too much with us। It's a sonnet। Yeah, here I want to tell you, when I talk about the world is too much with us, remember that it's a beautiful sonnet of John Milton, या जॉन मिल्टन का सोनेट है। और इस सोनेट के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है कि यह जो सोनेट है, दिस सोनेट विलियम पब्लिश्ड इन वर्ड्सवर्थ सर। 18, सर विलियम आर वर्ड्सवर्थ। यू, या विलियम, या सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ। So we are going to talk about what? We are going to talk about the world is too much with us, solitary reaper, Milton or London 1802. These three poems today we will take. So when I talk about the world is too much with us, remember that it's a beautiful sonnet of Wordsworth, a beautiful sonnet of Wordsworth, Wordsworth। दूसरा point, it is based on Petrarchan model of sonnet। Petrarchan model of sonnet, it has octave and sestet, it has octave and sestet। Octave 8 lines stanza, and sestet 6 lines, and sestet 6 lines। Second important point, its rhyme scheme is A B B A A B B A, sometimes जो C D C C D C। सो यू फाइंड दैट कि जो ऑक्टेव है उसका राइम स्कीम ए बी बी ए बी ए सी डी सी सी डी सी। नाउ what did I tell you? I told you about the structure of the poem। Now just go with the theme of the poem। In this sonnet, Milton criticizes the first industrial revolution, the first industrial revolution which happened in 1802। These are the points which you have to remember. Now, the second point, he also criticizes the nature of English people
English people who are only earning, EARNING, earning and spending money late and soon. Earning and spending money, yeah, getting and earning and spending money late and soon, and do not give time to behold the beauty of nature. Nature that is ours. आप इसे पहले नोट कर लिए, अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम, बहुत अपीलिंग है, बहुत खूबसूरत पोयम है. तो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, एंड यू फाइंड कि व्हाट ही इज टेलिंग टू ऑल ऑफ अस, कि वो चीजें क्या क्या है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम, एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इट्स अ सोनेट based on Petrarchal model of sonnet. Already you know कि Petrarch कौन थे, an Italian poet, father of sonnet, 14th century के इटालियन पोएट थे. उन्होंने जो सोनेट लिखा अपनी बिलव लाउरा को डेडिकेट किया है. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो भी सोनेट, उनका जो कलेक्शन ऑफ सोनेट है, चाहे वो डडन सोनेट हो, चाहे इक्लिसियास्टिकल सोनेट, टू कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी सोनेट को में जो पैटर्न एडॉप्ट किया है, वह शेक्सपियरियन पैटर्न ना होकर के पोएट पेट्रार्च को उन्होंने एडॉप्ट किया है. और पोएट पेट्रार्च ने अपने सोनेट को दो हिस्सों में बांटा है, ऑक्टेव और सेस्टेट. ऑलरेडी वी नो कि सोनेट मींस 14 लाइंस पोयम. तो पोएट पेट्रार्च ने अपने सोनेट को दो हिस्सों में बांटा है. एंड यू फाइंड दैट कि जो ऑक्टेव है 8 लाइंस स्टैंजा, सेस्टेट आपका 6 लाइंस स्टैंजा. उनके जो सोनेट रहे पेट्रार्च के, उसका राइम पैटर्न ए बी बी ए सी डी सी, समटाइम्स सी डी. और लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने ऊपर की जो 5 पॉइंट्स है उसमें मैंने स्ट्रक्चर को लेके बात किया है. पॉइंट नंबर 6 से मैंने जो ये प्रेजेंट सोनेट थीम को लेकर के, या उसमें क्या जॉन मिल्टन बताते हैं उसको लेकर के मैंने बात किया. और मैंने बताया कि इन दिस सोनेट Milton criticizes the first industrial revolution which happened in 1802. उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज किया कि वो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके आने के बाद इंग्लिश पीपल का नेचर क्या हो चुका, इंग्लिश पीपल क्या करते हैं और किन चीजों में उनका यकीन है, किन चीजों में उनका विश्वास है. सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो इंग्लिश पीपल है उनका केवल एक ही नेचर है, इसीलिए उन्होंने क्या किया है. लास्ट वाला पॉइंट है, he also criticizes the nature of English people who are only earning and spending money. English people का केवल एक ही काम ऐसा लगता रह गया कि they are only earning and spending money, they are not doing anything honestly, they are not means आप कह सकते कोई भी चीज उन्होंने ईमानदारी से नहीं किया. तो you find that they are only earning and spending money late and soon. The word late and soon refers to past. late आपका past को भी रिफर करता है. सून का मतलब जो नियर फ्यूचर में भी, कि देयर इज नो एक्सपेक्टेशन. इसका एक मीनिंग ये भी निकल सकता है कि लेट नाइट, और सून का मतलब कि अर्ली मॉर्निंग. सच अ थिंग यू कैन जस्ट टेक. तो इस तरह के जो उन्होंने वर्ड यूज किए हैं, फ्रेजेस लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, दीज थिंग्स, या अर्निंग एंड स्पेंडिंग. सो ये जो उनके दो वर्ड साथ में आए हैं जिस तरह से उन्होंने यूज किए हैं, या कुछ सिग्नल्स देता है या कुछ इंटरप्रेट करता है कि यू हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स. लेट एंड सून इट प्रोबेबली आल्सो रिफर्स इन द पास्ट इंग्लिश पीपल, व्हाट इंग्लिश पीपल डिड, and in near future it seems that there is no expectation that their nature is going to change at all. It seems that they are only busy, they are doing only one thing, earning money. They are not beholding the beauty of nature, they are not giving time to see nature, to behold the beauty of nature, which he you can say कि nature which is everything. और एक चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि उन्होंने कलेक्टिव प्रोनाउन मीन सॉरी कलेक्टिव प्रोनाउन का मतलब ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट आई, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मीन सच अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और यू कैन से कि
सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में ही इज नॉट यूजिंग या टेलिंग अबाउट ओनली अ पार्टिकुलर पर्सन या केवल अपने बारे में, बल्कि उन्होंने जो यूज किया है वो क्या किया है कि कलेक्टिव वे में बात करते हैं, वी का सेंस लेकर के वो बात करते हैं। तो ये जो उनका वी का सेंस है यह बहुत स्ट्रांग है कि ही इज एड्रेसिंग या रिक्वेस्टिंग या यू कैन से इंस्ट्रक्टिंग all the people who are living in England and telling कि what are you today just think। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके ऐसे आपके नेचर से क्या नुकसान है, साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए। तो एक मैंने आपको अभी क्लू दिया है, उसको आपको करना है। मैं व्हाइट बोर्ड के सामने इसलिए अभी नहीं हूं कि आपको लिखने में दिक्कत होगी ये सब चीजें। व्हेन यू नोट डाउन देन आई विल टेल यू। और कुछ पॉइंट्स बताएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या हमें करना है इस पे। जस्ट नोट इट। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। सर हो गया सर। ओके ओके। अभी सर इतना ही हुआ है? क्या बस अभी शुरू हुआ है? अच्छा सर, ओके। और सब लोगों ने अगर नोट कर लिया तो मैं इरेज करूं, आगे मैं चलूं? ये सर इरेज भी कर दीजिए। ओके। हमको नहीं मुझे सर। लगता है सुनील जी ने अभी ज्वाइन किया है। आई वांट टू नो द रिस्पांस ऑफ सुनील जी। यस सर, अभी नहीं नोट पर गया सर। थ्री थ्री पॉइंट कर लिए हैं बस। सर आप कर इसमें लीजिए कोई ले बात लीजिए, जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा सुनील ठीक सर। है सर, हम स्क्रीनशॉट। यस सर, यस मैम, हम स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं सर। हाँ हाँ, आप ठीक है स्क्रीन सर, आप शॉट आगे लीजिए स्क्रीन। जी जी, ओके सर, आगे बढ़िए। ओके ओके। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आज आपका होमवर्क होगा कि जैसे ही क्लास ओवर होगी आपको इसकी सारी लाइनें पढ़ना, ओरिजिनल लाइनें। और वो ओरिजिनल लाइनें कहीं अलग से नहीं जाना है। यू विल गेट वेयर यू विल गेट कि वो चीजें जो है आपको पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है, वहां पे मिल जाएगी ऑनलाइन। अगर आप कोई भी चीज सर्च करेंगे तो इसको आपको सारी चीजें एक एक लाइन, चूंकि ये लाइनें यहाँ की पूछी भी जाती है। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस सॉनेट में और क्या क्या चीजें देखना है। इस सॉनेट में आपको ये देखना है कि मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ ऑफ इंग्लिश पीपल, लाइव्स ऑफ इंग्लिश पीपल। दूसरा चीज, द पोएट condemns, CONDEMN, the poet condemns the way of living of English people, the way of living of English people. He requests, REQUESTS, he requests or implore
or instructs. He requests or implores or instructs to give time to see the beauty of nature, Next point, he compares the materialistic life as sordid boon. As sordid boon. In this sonnet, C has been personified. S-E-A. C has been personified. The blowing air and shining moon are the beautiful examples to behold the beauty of nature. To behold the beauty of nature. Reference of see God as Triton and Neptune. Refers to paganism. Right on this point, लगभग ये पॉइंट्स आपका कवर हो गया है. Then I will explain. Sir, done it, sir. Okay. Okay. Good.
या नाउ लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो उसका क्रक्स है पूरा का पूरा, अगर आपने कर लिया तो मैं इसके फ्रंट पे आऊं। Yes, sir. ओके ओके, जस्ट आई वांट टू से कि जो पूरा का पूरा क्रक्स है, द पार्टिकुलर थिंग विच यू फाइंड, वो पूरा का पूरा क्रक्स क्या है कि टू क्रिटिसाइज द नेचर ऑफ इंग्लिश पीपल। व्हाई द पोएट criticizes the nature of English people? Because English people are passing what? They are passing materialistic life। जो भी English people है, they all are passing the materialistic life। This is why the poet is not happy। And here is what you find, the first line of the poem is the title of the poem is also, and he uses the word the world is too much। This particular world, he is not saying the word कि the nature is too much, बल्कि वह जो है किस क्या चाहता है, instead of the world he says that कि there should be what कि the nature is too much, भी ये होना चाहिए। but instead of nature in the life of the people, what the poet finds, he finds that the people are English people, they are interested in materialistic life, mechanical life, industrial life। और जो मैकेनिकल लाइफ है, जो इंडस्ट्रियल लाइफ है, दैट इज लाइक सॉर्डिड बून। सॉर्डिड जो वर्ड है वह देखने में तो ऐसा लगता है कि क्या है कि उसका जो ट्रूथ है उसमें दो तरह का ट्रूथ है, एक तो एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। एक्सटीरियर ट्रूथ है कि वह बाहर से देखने में बहुत अच्छा है। द पीपल थिंक इफ दे आर पासिंग द मटेरियलिस्टिक लाइफ, इफ दे आर एंजॉयिंग द मटेरियलिस्टिक लाइफ, इफ दे आर स्पेंडिंग टाइम टू गेट या to see the materialistic life, they find joy, they find delight, they find pleasure only seeing what, only seeing the exterior beauty of the industrial life, only seeing the exterior structure of the industrial or materialistic life। but he says that this is not joy, this is not pleasure, this is only the fascination, this is only the attraction। if someone is attracted towards materialistic life, that attraction is only for short time। बिकॉज जो उसका इंटीरियर ब्यूटी है, उस इंटीरियर ब्यूटी में देर इज नो जॉय, देर इज नो प्लेजर। उससे बहुत सारी चीजें बताइए कि जो इंग्लिश पीपल आज मटेरियलिस्टिक लाइफ को जी रहे हैं या इंडस्ट्रियल लाइफ को जी रहे हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो दे आर नॉट हैप्पी, देर इज नो काम, नो बाम, नो ट्रैंक्विलिटी। तो इंस्टेड ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ, what the poet instruct, what the poet request, the poet request or instruct what ki to see the beauty of nature। this is the point। तो आपको ये समझना है कि एक तो पोएट क्या करता है, पोएट जो है क्रिटिसाइज करते हैं। द पोएट क्रिटिसाइजेस व्हाट, द पोएट क्रिटिसाइजेस इंडस्ट्रियल लाइफ, मैकेनिकल लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ। and instead of materialistic life, instead of mechanical life, instead of industrial life, what the poet requests, the poet implores, the poet requests, or the poet give instruction, what the poet instruct the English people what they have to do, they have to give time for what, they have to give time to behold the beauty of nature, they have to give time to behold the beauty of nature। that is the ultimate point। so what I want to say, he says that if the English people follow, it means that ki nature, that is what, that is you can say ki fountain head of peace, calm, balm, tranquility, and so many things। you can say if you talk about morality, if you talk about goodness, if you talk about virtue, if you talk about education, anything, yeah, any positive thing which you take, yeah, which you talk about, you will find that it exists where it exists only in the lap of nature। या केवल और केवल कहाँ पे exist करता है, only in the lap of nature। this is why you find that even in Tintin Abbey he says that I was a true worshipper of nature, the person who submit himself, herself truly with open heart or with open mind in the lap of nature, nature never did betray। such a philosophy you find। जब से मैंने लेक्चर लिया, चाहे वो ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी रहा हो, चाहे आपका लिरिकल बैलेड रहा हो, चाहे आपकी ये पोएम रही, वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट नेचर, और नेचर का उनका दर्शन क्या है, पैंथिज्म, मिस्टिसिज्म। अब उन्होंने क्या किया, नेचर को समझने के लिए या बताने के लिए उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा कि क्या हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जो है देख सके क्या चीज, कि उन्होंने सी का एग्जाम्पल दिया। ही गिव द एग्जाम्पल ऑफ सी एंड यू विल कम टू नो कि सी हैज बीन पर्सोनिफाइड। सी को पर्सोनिफाइड किया गया और सी को एक वुमन माना गया है। सी को वुमन क्यों माना गया, क्योंकि जो
अफेक्शन है, जो लव है, जो जिनरोसिटी है, जो टेंडरनेस है, जो एक वुमन में देखने को मिलता है, तो प्रकृति को भी उन्होंने शी का रूप एक तरह से दिया हुआ है। तो द सी हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर एंड यू विल कम टू नो इट सीम्स दैट की सी ने अपनी बाहों को फैला दिया है किसका वेलकम करने के लिए, शाइनिंग ऑफ द मून, द ब्राइटेस्टनेस ऑफ द मून। तो ही सेज दैट की हैव वी टाइम या are we able to give time to behold such a beautiful picture, such a beautiful thing as what, as ki how the sea is ready to welcome the shining of the moon, the brightness of the moon. So यहाँ पे चांद का मिलन ऐसा नहीं हो रहा है कि समुद्र से हो रहा है, बल्कि चांद अगर समुद्र से मिल रहा है, या समुद्र या सी या ओशन या दरिया अगर जो है खूबसूरत चांदनी का वेलकम कर रही है, तो यह जो वेलकम है यह क्या है, यह बताता है कि प्रकृति कितना खूबसूरत है। जस्ट गिव टाइम, ठहर करके थोड़ा सा कुछ समय दीजिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ही गिव्स द एग्जांपल व्हाट ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ सी व्हिच हैज बीन पर्सोनिफाइड, और यह सी किस रूप में आपको नजर आएगा, यू फाइंड दिस पार्टिकुलर सी एज अ वुमन। दूसरा चीज उन्होंने क्या चीज कहा कि ब्लोइंग एयर, ब्लोइंग एयर का एग्जांपल देते हैं कि जो बहने वाली हवा है उसकी, उसमें सुनिए, उसमें एक संगीत है, particular music which we try to get. We have the musical instrument that means harp है, fiddle है, गिटार है, we have flute, we have so many things, और उसको आजकल ऑर्केस्ट्रा है या तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, we have even mobile, we have even you can say कि रेडियो पे हम लोग सारे म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन वह म्यूजिक कैसी, आर्टिफिशियल म्यूजिक। उन्होंने कहा ये सब नेचर से ली गई है। कुक्कू का साउंड अगर कहीं पे यूज किया जाता है, या इफ यू फाइंड कि जो क्रो है उसका जो है लाइन का रोरिंग है, वो सब चीजें उन्होंने कहा ये सब हमिंग बीज का है, ये सारा म्यूजिक है। और एक म्यूजिक आपके कहाँ पे आता है, द ब्लोइंग एयर, जो हाउल करती है, हाउलिंग ऑफ एयर, जो हवा जो बह रही है उसमें एक साउंड है, कानों को दीजिए, सुनिए, आपको वहां से कुछ मिलेगा, यू विल गेट समथिंग। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे वो बताने की कोशिश करते हैं कि ब्लोइंग एयर एंड शाइनिंग मून, ये सब क्या आर द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स टू behold the beauty of nature. We have to give time to see or to behold the beauty of nature, the poet says here. Further you find कि he has also given what he has also given the reference of sea god. यह जो सी गॉड है ये दोनों ग्रीक गॉड है, ट्राइटन और साथ ही साथ नेपच्यून। वी नो इट वेरी वेल कि जो नेपच्यून है सी गॉड है, और जो ट्राइटन है वो भी सी गॉड है, लेकिन इनको ज्यादातर मरमन के रूप में यूज किया जाता है। मरमन क्या होता है, ऊपर से जो इनकी बॉडी होती है वह जो है आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग जैसा, मैन या वुमन जैसा, और उनकी जो पूंछ होती है वह फिश की होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर इंग्लिश पीपल जो है इस चीज को नहीं देखते हैं, अगर समय नहीं देते, अगर अपना नजरिया नहीं बदलते हैं, तो उन्होंने कहा अगर मैं पास्ट में देखूं कि जैसे मैं इस दरिया के पास खड़ा हूं, तो ऐसा मुझे लगता है मैं खूबसूरत पास्चर देख रहा हूं, और उस पास्चर पे मैं देख रहा हूं कि कैसे समुद्र से ट्राइटन को निकलते हुए और कैसे नेपच्यून। तो वो जो प्रीमिटिव जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिपिंग था, जो प्रीमिटिव कल्चर था जीसस क्रिस्ट के आने से पहले, उसका उन्होंने रेफरेंस दिया है, जिसको क्या कहा जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज पैगनिज्म। पैगनिज्म का बिलीविंग और practicing in an ideology, that is what, that is the worshipping of pagan god, जो पैगन गॉड की वर्शिपिंग है, उसको लेकर उन्होंने एग्जांपल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक और एग्जांपल दिया कि इट सीम्स दैट द फ्लावर्स आर स्लीपिंग फ्लावर, तो सोता हुआ फूल, जो फूल है वह सोता नहीं है, फूल कभी सोता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है इंग्लिश पीपल दे आर लाइक द स्लीपिंग फ्लावर, नाउ दे आर स्लीपिंग, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। इट सीम्स दैट कि यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि नाउ वे अभी सो रहे हैं, लेकिन उनका सोना भी कैसे, फूल जैसे है, दे विल अवेक। सो देयर इज एक्सपेक्टेशन कि व्हाट आई एम सेइंग, what I am sharing with English people will able to come with my voice, they will give they will support me, they will stand with my voice, my sweet voice। इस तरह की बातें उन्होंने अपनी सानद, एक बेहतरीन सानद है, जिससे मैं आप सारे लोगों को कह रहा हूं कि if you give time today, so please go with the 14 lines, you will not only enjoy, you will not only get delight and pleasure, but some important lines, वो सब चीजें भी है। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, इंडस्ट्रियल लाइफ, मैकेनिकल लाइफ, और जो इंग्लिश पीपल है उनका जो नेचर है मटेरियलिस्टिक लाइफ,
पीपल डोंट हैव टाइम टू सी या टू बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर, उसके लिए उन्होंने जो है ब्लोइंग एयर का एग्जांपल दिया, शाइनिंग ऑफ द मून का एग्जांपल दिया, सी को पर्सोनिफाइड किया, और उन्होंने कहा कि इंग्लिश पीपल आर लाइक द स्लीपिंग फ्लावर। और एक खूबसूरत एग्जांपल जो है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है वह कैसे लाइक अ सॉलिड बून है। सॉलिड बून, आप ये समझते हैं कि एक ऐसा बून है, बाहर से ऐसा लगेगा कि यह हमारे लिए वरदान है, but when you try to go in the very deep, you find that there is no boon at all, it's like a curse। तो जो नेचर है, जो सब कुछ है, जहां पे हमें समय देना चाहिए उसके लिए हम समय नहीं दे रहे हैं, और समय हमने कहां पे किया, मटेरियलिस्टिक थिंग्स या मटेरियलिस्टिक लाइफ में। सो इन दिस वे यू हैव डन इट। और जो नेक्स्ट पोयम है, वी आर गोइंग टू टेक व्हाट, वी आर गोइंग टू टेक टू मिल्टन आर लंदन 1802। तो आई थिंक कि एक चीज कवर हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क। No, sir. ओके। एंड द पोयम पब्लिश्ड इन पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807। जो पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स जो आया है 1807 में, उसी में पब्लिश हुआ है। ठीक, ओके। बट रिमेंबर दैट अगेन आई एम सेइंग कि सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। समय निकाल करके ओरिजिनल 40 लाइन जरूर पढ़ना है, आज ही पढ़ना है। नाउ the second important point which I am going to take, that is what मिल्टन और लंदन 1802, सेम वैसी चीजें, द सेम थिंग यू फाइंड हियर आल्सो। मिल्टन और लंदन 1802, ये भी मैं आपको बता दूं कि इट्स अ ब्यूटीफुल सोनेट, सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ। दूसरा चीज, बेस्ड ऑन पेट्रार्चन मॉडल, पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट। पहली बात तो इट्स अ ब्यूटीफुल सोनेट ऑफ जॉन, सॉरी, वर्ड्सवर्थ, बेस्ड ऑन पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट। The sonnet is a tribute. The sonnet is a tribute to John Milton, 1608 में जन्म हुआ, 1674 में उनकी मौत। द सोनेट इज अ ट्रिब्यूट टू जॉन मिल्टन, अ पोएट ऑफ प्यूरिटन एज, या द पोएट सेज। क्या पोएट कहते हैं? दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्टन, thou should be living at this hour, thy soul was like a star, thy soul was like a star dwelling apart, dwelling apart, thy soul was like a star dwelling
apart. So these are the important points जो हमें या आपको सबको कवर करना चाहिए. And now the next point, that is the fifth point. Milton Milton has been admired for saving England in critical condition. He taught the lesson of goodness. He taught the lesson of goodness, morality, virtue, and he taught the lesson of goodness, morality, virtue, and purity of soul and heart. एक चीज आपको ध्यान में रखना, ये एक बहुत पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट नोट डाउन. सर हो गया सर. Okay. Yeah, one thing I would like to tell you before coming the next point, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि यह जो सोनेट है, ऑलरेडी यू आर गेटिंग द पॉइंट कि in this sonnet John Milton has been admired. Yeah, in other words you can say कि this particular sonnet is a tribute to John Milton. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द सोनेट इज अ ट्रिब्यूट टू जॉन मिल्टन, अ प्यूरिटन एज, पोएट ऑफ प्यूरिटन एज. और उन्होंने ट्रिब्यूट के लिए लाइनें जो बेहतरीन यूज की हैं, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर. मिल्टन, जॉन मिल्टन, आप इस वक्त, मतलब इस वक्त का मतलब कि रोमांटिक एज की वो बात करें, जिस एज में विलियम वर्ड्सवर्थ है उस एज की बात करते हैं कि मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, आपको इस समय जीवित होना चाहिए था या रहना चाहिए था. वक्त की यह डिमांड है कि आपकी जरूरत है. क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल लाइफ था, जिसको मैंने अभी आपको पढ़ाया, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, उसमें उन्होंने कहा कि जो एक इंग्लैंड का पास्ट है, इंग्लैंड ने अपनी पास्ट को खो दिया है. इंग्लैंड किसके लिए फेमस था? इंग्लैंड का पास्ट इतना ब्राइट था कि यहाँ पे गुडनेस था, मोरालिटी थी, वर्च्यू था, सोल्जरिंग था, ब्रेवरी थी, करेज था. Even in a very critical situation, you protected England, you protected English people. याद होगा जब थिएटर को बैन कर दिया गया था, जब प्रेस को सेंसरशिप कर दिया गया था, तब जॉन मिल्टन ने एरियोपैजिटिका लिखा.
जब चार्ल्स सेकंड का एसासिनेशन हुआ था तो उस समय भी मिल्टन खड़े नजर आए थे। और इवन पूरा का पूरा जो इंग्लिश पीपल है, व्हेन देयर वाज अनरेस्ट एंड एंजाइटी आर chaotic situation or a situation of humdrum, that time John Milton composed Paradise Lost. And Paradise Lost, it's not only a book, but in that book you find the solution of the problem of human being race. उसमें मानव जाति से संबंधित जो प्रॉब्लम है, जो जीवन है, जो मौत है, उन सबका जिक्र किया गया और उसका सॉल्यूशन भी बताया गया है। सो हियर यू से कि इन द व्यू ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ की नजर में जॉन मिल्टन वाज नॉट अ कॉमन पोएट, he lived like a common man. He was a great poet. He was the voice of England. He stood in favor of English people when the situation was out of control, when Oliver Cromwell, Richard Cromwell were ruling over England. Most of the people उनके साथ खड़े हुए, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ भी थे। तो ऐसी कंडीशन में when there was humdrum and chaotic situation, you will come to know कि he raised his voices for goodness, for virtue, purity of soul. अगर आप देखिएगा एडम की बात, ईव की बात, जीसस क्रिस्ट की बात, चाहे वोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी हो, चाहे आपका पैराडाइज लॉस्ट हो, पैराडाइज रिगेन्ड हो, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि आपने क्या किया, आपने हमारी हिफाजत की। कैसे की? मिल्टन हैज बीन एडमायर्ड फॉर सेविंग इंग्लैंड, कि आपने इंग्लैंड को एक समय बहुत मुश्किल घड़ी से निकाला है, बहुत मुश्किल घड़ी से बचाया है। और जब इंग्लैंड कहां पे था? क्रिटिकल कंडीशन में था, तब आपने इंग्लैंड को बचाया है। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ही टॉट द लेसन, कि आपने लोगों को कौन सा लेसन पढ़ाया? गुडनेस का। आपने लोगों को कौन सा लेसन पढ़ाया? मोरालिटी का। आपने वर्च्यू का लेसन पढ़ाया, प्यूरिटी का लेसन पढ़ाया, प्यूरिटी ऑफ सोल एंड हार्ट। और यही आज के समय की फिर जरूरत है। We need people like you. We need poet like you, who can be the voice of who can be the voice of the English people, the true voice of English people. Not only who can raise them, you can say from the perspective of earthly life, but English people has to know about spirituality, purity of soul, purity of heart. तो जो काम जॉन मिल्टन ने किया पैराडाइज लॉस्ट लिख करके, वही काम इन्होंने अपनी सॉनेट्स और पोयम में किया। उन्होंने ये इनका प्यूरिटी का कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है वर्ड्सवर्थ का, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। तो ये पार्टिकुलर चीज आपको ध्यान में रखना कि क्यों वो बताना चाहते हैं। वो बताते हैं कि इंग्लैंड का जो पास्ट है वह बहुत ब्राइट था। इंग्लैंड में ब्रेवरी थी, करेज था, इंग्लिश पीपल में आर्ट था, इंग्लिश पीपल में पेंटिंग थी, मतलब ह्यूमनिज्म भी था। रिनेशन जब से शुरू हुआ, सो मेनी थिंग्स, बट एज English people engage themselves, involve themselves in industrial life, they left these things. We don't find humanism, we don't find individualism, we don't find goodness, we don't find virtue. English people are not ready to help each other. It seems that they're only accumulating money, they're only busy late night, early morning in spending money, earning money. For them only the materialistic life is each and everything. This is why he says कि आज आपकी जरूरत है। आगे उन्होंने वर्ड किया कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, आपकी जो सोल थी यह एक स्टार के समान थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हर आदमी की सोल स्टार के समान है, दाई सेकंड पर्सन में केवल जॉन मिल्टन है। और यह जो स्टार का मैंने उनका कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सोल होता है, द सोल विच गेट्स सिग्नल फ्रॉम हेवन, वह ज्यादा प्योर होता है, वह ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, उसमें डिविनिटी होती है, उसमें स्पिरिचुअलिटी होती है, और वह लोगों को गाइड करती है। उन्होंने कहा दाई सोल वाज लाइक अ स्टार बेलिंग अपार्ट, जो कहीं दूर जाके निवास करती थी और उसको इंस्ट्रक्शन मिलता था गॉड से, तब वह इस एबल हो सकी कि लोगों को कुछ दे सकी, बता सकी। तो सच थिंग यू फाइंड। व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हेन एवर यू गेट टाइम, रीड दिस सॉनेट आल्सो। ये भी सॉनेट आपको बहुत ब्यूटीफुल ढंग से चीजों को समझाएगा। अब यहीं पर जो है मैं एक आपको लिस्ट बना दे रहा हूं कि किन पोएट ने किन किन को एडमायर किया है, किन पोएट ने किन किन के नाम पर जो है एक श्रद्धांजलि के जैसा सॉनेट या लिरिक लिखा हुआ है। इसे मैं इरेज कर दूं सर? या हेलो सर? Yeah, Gopal, are you saying something? Yes. Sir, please explain two things only.
One is Yeah. dual tapered, Yeah. and another Yeah. is thou hadst a voice whose sound was like the sea. Yeah. Okay. Okay. Just explain. I will explain some other lines also. I have to remember. Just I only want to write this particular. Then I will give me time. Poet. Poet. Are you getting my? Are you getting my? Hello. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Your voice is Yes slow, sir. sir. Voice is clear, sir. सर मिथिलेश सर अनम्यूटेड करिए सर. Yeah. Yeah. Are you getting my voice? Yes, sir. Sir. Yes sir. Okay. Now I got. Yes, Now sir. I got. Now I got. या वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि एक आपको जो है पोएट और पोयम को करना है एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर ने चौसर के लिए टू चौसर के नाम से पोयम लिखा जिसमें उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी. बेन जॉनसन ने टू द शेक्सपियर के नाम से लिखा. टू द शेक्सपियर. जॉन मिल्टन ऑन शेक्सपियर. ऑन शेक्सपियर. पीबी शेली पीबी शेली ने ओ टू वर्ड्सवर्थ करके लिखा. ओ टू वर्ड्सवर्थ पोएम जिसमें वर्ड्सवर्थ को श्रद्धांजलि दी. मैथ्यू अर्नोल्ड ने टू शेक्सपियर. यहां ध्यान में रखना है कि यहां टू द शेक्सपियर है, यहां केवल टू शेक्सपियर. सर फिलिप सिडनी टू स्पेंसर. टेनिसन टू कीट्स. रॉबर्ट ब्राउनिंग टू पीबी शेली. या प्लीज नोट डाउन. प्लीज नोट डाउन.
एडमंड स्पेंसर ने टू चाउसर, बेन जॉनसन टू द शेक्सपियर, जॉन मिल्टन ऑन शेक्सपियर, पीबी शेली ओड टू द वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड टू शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी टू स्पेंसर, टेनिसन टू कीट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग टू पीबी शेली। Yeah, after noting, let me know. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Okay. देखिए, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये तो लिस्ट है जिसमें उसने कहा गया, कुछ लाइनें हैं जो किताब में भी लिखी गई है मेरे, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो इसी सोनेट से लिया गया है, जिसमें गोपाल जी का भी एक कहना था कि प्लीज एक्सप्लेन इट। सबसे पहला चीज की जो लाइन है, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर, इट सीम्स दैट कि poet is addressing whom? Poet is addressing John Milton, and you find here what? You find here is apostrophe. जो apostrophe figure of speech होता है उसमें जो है some living or dead object, उनको क्या किया जाता है, उनको जो है एड्रेस किया जाता है, उनको समटाइम्स जो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है उनको भी जो है एड्रेस किया जाता है, जैसे ओ टू द वेस्ट विंड है, ओ टू द वेस्ट विंड में वेस्ट विंड को एड्रेस किया गया, तो एड्रेसिंग फॉर्म में अगर है तो दैट इज व्हाट एपोस्ट्रोफ। हियर हु हैज बीन एड्रेस, हियर जॉन मिल्टन हैज बीन एड्रेस। तो नंबर वन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, यू हैव टू रिमेंबर कि ये यहाँ पे एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें कहते हैं मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर, व्हाट आर, the hour, the age, the time in which Wordsworth was living, means कि Wordsworth was living in romantic age. This is why Wordsworth says that कि this age needs you, the age needs you. Why the age needs you? Because in this age there are so many complexity, there are so many issues, there are so many challenges, there are so many problems which only you can resolve, which only you can solve. Because once you solved so many problems, once when there was mundane, once when there was critical situation, there was complexity, there was hindrance, obstacles, you protected English people, you saved English people, you taught English people that not only materialistic life or earthly life one has to live, but except it one has also to live spiritual life. You told about Jesus Christ, you told about Adam, you told about Eve, you told about Satan, you told about means someone. ये बात इन्होंने डायरेक्ट इसमें नहीं कही है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि इन सब चीजों को बता करके इन प्यूरिटन इरा यू प्रोटेक्टेड इंग्लिश पीपल, इन द सेम वे इंग्लिश पीपल नीड यू टुडे। एक पॉइंट। उसके बाद उन्होंने कहा इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को आपकी जरूरत है। वंस यू प्रोटेक्टेड इंग्लिश पीपल, वंस यू सेव्ड इंग्लिश पीपल बाय टेलिंग देम द लेसन ऑफ गुडनेस, morality, virtue and so many things. Later on you find that the same path was followed by whom? The same path was followed by William Wordsworth. He also taught the lesson of spirituality by depicting the beauty of nature, mysticism and pantheism. जो काम जॉन मिल्टन ने किया था वही काम बदले हुए अंदाज में रोमांटिक एज में इन्होंने किया। आगे कहते हैं thy soul was like a star and dwell apart. आपकी जो सोल थी यह एक स्टार जैसी थी और यह ड्वेल अपार्ट, ड्वेल अपार्ट वो कभी मटेरियलिस्टिक लाइफ का हिस्सा बन ही नहीं सकी। जो लाइफ इंग्लिश पीपल जी रहे हैं, इंडस्ट्रियल लाइफ, मैकेनिकल लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ, वेयर देयर इज मंडेन, स्टैग्नेंट, रुका हुआ पानी, ये चीजें, तो जो आज की हालत है इंग्लिश पीपल की, आपकी आत्मा ने कभी इस चीज की गवाही नहीं दी कि आप इस तरह का जीवन जीजिए या आपने जीवन जिया। नो, नॉट एट ऑल। यू बिलीव्ड इन ऑलमाइटी गॉड,
यू बिलीव्ड इन स्पिरिचुअलिटी, और आपकी जो सोल थी वह बिल्कुल वेल अपार्ट, वेल माने निवास करना, अपार्ट अलग दुनिया में निवास करती थी। इंग्लिश पीपल से उसका कोई रिलेशन नहीं हो पाता था, मतलब जैसी लाइफ इंग्लिश पीपल जी रहे थे। And it seems that you were like a seer, you were like a prophet. God was sending message and you were receiving, your soul was receiving, your soul was giving getting signal from Almighty God. And this is in this way you became able to tell English people you were a great poet. अगर आप चाहे होते तो जो भी materialistic life चाहते आप enjoy कर सकते थे, but you believed in God, you believed to uplift the condition of the poor people, you told the lesson of goodness, you told the lesson of morality, you told the lesson of virtue, such a thing you have. Therefore he says what, आगे वो बहुत खूबसूरत बात करते हैं, और क्या कहते हैं कि Thou hadst a voice whose sound was like the sea. आपकी आवाज में दम था, आपने अपनी आवाज के बल पर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया। जैसे सी जब सी स्टॉर्म आता है तो जैसे उसमें ग्राउलिंग होता है, उसमें एक आवाज निकलती है, उस आवाज से लोग डरते हैं। ऐसी आपकी आवाज में क्या था, एक शक्ति थी, एक ऊर्जा थी। उस आवाज के बल पर आपने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को सही रास्ते पर ले गए, लोग आपकी बातों से मुतासिर हुए, उसको उन्होंने सुना। Such a thing you find. Therefore he says that thou hadst a voice whose sound was like the sea. Here is what, here is the simile. Pure as the naked heavens majestic free. आपकी जो आवाज थी वह प्योर थी, नेकेड हेवन खुले आसमान जैसी थी, फ्री थी, मजेस्टिक थी, रॉयल थी। किसी के राज दरबार की आवाज नहीं थी, किसी के राजा की आवाज नहीं थी कि किसी राजा ने, किसी शक्ति ने, किसी आदमी बड़े ओहदेदार ने आपको कहा तब आप बोले या उसके फेवर में खड़े हुए। आप इंसानों के लिए खड़े हुए, आप इंसानियत के लिए खड़े हुए, आप लोगों की भावनाओं की कद्र की, लोगों को ये बताए कि रियली में लाइफ क्या है, उसको कैसे जिया जाए। आपकी आवाज में एक मजेस्टिसिटी थी और एक उसमें जो है स्ट्रांगनेस था, एक उसमें अपील थी। यू इन्वोक्ड, यू इंस्ट्रक्टेड एंड द पीपल ओबेड यू। People just on your advice, on your invocation, the people went with you, they stood with you, they went along with you, whatever you said. So didst thou travel on life's common way. और आप इतने बड़े पोएट, ऐसे एज में रह करके भी, इतने बड़े पोएट होकर के भी आप कॉमन वे में जिंदगी व्यतीत किए। कभी कोई दिखावा नहीं था, कभी कोई घमंड नहीं था। आज के समय में जैसे लोगों के पास पैसा आ गया, शोहरत आ गई, इज्जत आ गई, तो मटेरियलिस्टिक लाइफ को ही उन्होंने अपना जीवन मान लिया। जिस हिसाब से वे जीवन जी रहे हैं उस तरह से आपका लाइफ नहीं था। फिर वो कहते हैं सो डिड दाउ ट्रेवल, इस तरह से आपने यात्रा की ऑन लाइफ्स कॉमन में, जीवन की जो यात्रा थी आपने कॉमन वे, एक सामान्य आदमी की तरह किए। आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन वो कहते हैं वी आर सेल्फिश मैन, हम सारे लोग स्वार्थी। उन्होंने पहले तो जॉन मिल्टन की बात की, लेकिन जब अपने एज की बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, तब उन्होंने वी का वर्ड यूज किया। एक आदमी के लिए बात नहीं करते हैं, सारे इंग्लिश पीपल के लिए, और कहते हैं वी आर सेल्फिश मैन, हम लोग स्वार्थी आदमी हैं। ओ रेज अप, हम लोगों को बचा लीजिए, हम लोगों को उठा लीजिए। उठाने और बचाने से है कि हमें इस मुसीबत से निकालिए, इस संकट की घड़ी से हमें निकाल लीजिए, और आप ही निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने इंग्लैंड को इस तरह की संकट की घड़ी से बचाया है। आगे कहते हैं रिटर्न अस टू अगेन, दोबारा हमारे पास आप वापस आ जाइए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट एंड यू फाइंड दैट परहैप्स इट्स द true voice of William Wordsworth. From heart, from soul, he appeals to John Milton, please come again, protect us, protect England, save us, save England. These things you find. So now we have done it. Now if you have any query you can ask. कोई query अगर आपकी हो, या मैं आगे चलूं? नो सर। Okay. Now we have to take the next poem, that is the world is too much, sorry, the solitary reaper.
The Solitary Reaper. It's a lyric in ballad form. It was composed in 1803 when मिल्टन मिल्टन ना जाने दिमाग में कितना भर गया है जान when Wordsworth was in Scotland with his sister Dorothy Wordsworth. Dorothy Wordsworth. Sir, your book shows 1805. Yeah, 1803. It was composed. Yeah, it was composed in 1803. Means the process started. It published in 1807 in Poems in 2 volumes. The poet talks about a Highland girl who is alone in the field harvesting. Oh my God. Harvesting and singing. Harvesting and singing. The poet does not know what she is singing, but the sweet voice of that girl gives the clue that she is singing a melancholic song. Melancholic, MELAN. A melancholic, MELANCHOLIC. A melancholic song. Yeah, please note down.
Sir, I have done it. ओके ओके, सभी लोगों ने कर लिया है? Yes, sir. Okay. Yeah, now I want to tell you one important thing, and what is that? Yeah, you will come to know कि एक यहाँ पे इरेज करने से पहले पोयम जो है लिरिक है, दो शब्द आया हुआ है, बैलड भी है। अब आप ये कहेंगे लिरिक और बैलड कैसे हो सकता है? सबसे पहला चीज की एनी पोयम विच इज संग इन म्यूजिकल टोन, दैट इज लिरिक। को कोई भी सोनेट भी लिरिक हो सकता है, कोई भी पोयम जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है उसको आप लिरिक कह सकते हैं। लेकिन यह बैलड क्यों है? चूंकि पोएट इसमें एक लड़की की कहानी जैसी वो बता रहा है कि एक नैरेटिव फॉर्म में है। कोई भी छोटी पोयम जो नैरेटिव फॉर्म में होती है, जिसमें कहानी सुनाई जाती है, इसकी वजह से वह क्या है, बैलड फॉर्म में है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आप कहेंगे कि अगर ये चीज आता है ऑप्शन, मैं क्या मारूंगा? अगर ऑप्शन आता है दोनों दे देता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बैलड पे जाना। क्योंकि कोई भी पोयम जो म्यूजिकल फॉर्म में होगी वह जो है क्या हो सकता है, वह जो है लिरिक हो सकता है। लेकिन इसका नेचर चूंकि एक स्टोरी फॉर्म में है, इसलिए आपको बैलड पे जाना होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो पोयम है 1803 में जो है, जब वो स्कॉटलैंड के टूर पे थे, तब उनका ये चीज कंपोजिंग शुरू हुआ। एज गोपाल दास जी सेइंग कि मेरी उसमें जो है 1805 दिया हुआ है। तो वो जो टूर पे थे, तो वो टूर पे 1803 में ही उन्होंने वहां का टूर किया हुआ था स्कॉटलैंड में। और ऐसा हो सकता है कि कंपोजिंग और बाद में भी उनका हुआ हो, लेकिन 1803 का जो टूर था, जब वो एक गांव में रुके थे, वही का एक्सपीरियंस उन्होंने उसको लिया हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि यह जो पोयम है स्कॉटलैंड में जब वो गए थे, स्कॉटलैंड इतना ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज किसके साथ है, अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ है। 1807 में पब्लिश होता है पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। द पोएट टॉक्स अबाउट किसके बारे में, हाईलैंड गर्ल के बारे में बात करता, हु इज एलोन इन द फील्ड, हार्वेस्टिंग एंड सिंगिंग, दोनों चीजें। लेकिन वह जो हार्वेस्टिंग या सिंगिंग कर रही, वह ये नहीं जानती, नहीं जानता पोएट कि वो किस भाषा में गा रही है। उसकी भाषा उसको समझ नहीं आती, लेकिन उसकी म्यूजिक उसको समझ में आती है। The poet does not know what she is singing, but the sweet voice of that girl gives the clue that she is singing a melancholic song. और वह जितने लोग हैं उन सारे लोगों से कहता है कि जब भी आप इस जगह से गुजरिए तो आप कैसे गुजरिए, बिल्कुल और बिल्कुल शांत होकर के गुजरिए। जब भी आप इस जगह से, वो कहते हैं कि जब भी आप इस जगह से गुजरिए तो कैसे होकर के गुजरिए, बिल्कुल शांत होकर के गुजरिए। जेंटिल वॉकिंग आपकी होना चाहिए। जब आपकी जेंटिल वॉकिंग होगा तो कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सच अ थिंग वी फाइंड। तो पोएट क्या रिक्वेस्ट करता है, द पोएट रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन देयर शुड बी द जेंटिल वॉकिंग। जेंटिल वॉकिंग होना चाहिए जिसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इफ देयर इज नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, व्हाट द पीपल विल गिव हिज ईयर। पोएट कहता है आपको अपने कानों को देना चाहिए। व्हाट शी इज सिंगिंग, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सिंगिंग। वो क्या गा रही है उसको समझने की कोशिश की जाए। सच थिंग यू फाइंड। दूसरा चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वह कौन सी चीज है, वह एक हाईलैंड गर्ल है और एकदम ग्रामीण एरिया का। दैट इज व्हाट, दैट इज इन अ रिमोट एरिया और विलेज एरिया। शी इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी पब, रेस्तरां, होटल, बिग बाजार, और यू कैन से कि एनी मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी, नो नॉट एट ऑल। नॉट लिविंग एनी मैंशन, नॉट लिविंग एनी बिग पैलेस, in a poor village area where you find. So he gives his eyes, he gives a time where he gives his eyes a time to a place that is open field. And in Scotland, even he doesn't capture the sweet voice, means he doesn't know in what language she is singing, but the sweet music of that girl, he is able to understand what she is saying. Perhaps she is singing a melancholic song. It gives us some clue or signal. You will come to know कि पूरे पोयम में 4 स्टैंजास है और हर स्टैंजा में 8 लाइन्स है। तो द पोयम कंप्राइजेस हाउ मेनी स्टैंजास, 8 स्टैंजास। और कितनी, सॉरी 4 स्टैंजास, कितनी लाइन है, एक स्टैंजा में 8, 8 चौक 32 लाइनें हैं। तो पूरे पोयम में 32 लाइन्स है। दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। The poem is about what? The poem is about a beautiful girl, that is a highland girl who is doing 2 things. एक समय पे सिंगिंग भी कर रही है और हार्वेस्टिंग भी कर रही है। इट मींस दैट शी इज इन एक्शन, शी इज इन एक्शन।
but what she is singing, the poet is not in position to understand that sweet sound. She captures, he gets, and he gives the clue. Yeah, undoubtedly, perhaps she is singing some patriotic song, some melancholic song, or any song related to war. Whatever you get, that is an important point. So in this way, you can just go with the point कि वो क्या करते हैं. ये सारा जो clue है, आपको mind में अगर रखेंगे, then you will be able to understand. I'm right. I just reading some lines जो उस पे है, और इससे ज्यादा आपको उस पे और कुछ नहीं करना है कवर. और उसमें आप देखेंगे कि कुछ लाइनें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब वो जाते हैं तो कहते हैं कि behold her. It means that the poet just instruct, या the poet just says. poet instruct करता है, या poet says कहता, क्या कहता है कि जो पास वहां पे जो लोग गुजरने वाले राहगीर हैं उनसे कहता है behold her single in the field, just give your eye, give a look at her, और she is alone in the field, वह फील्ड में अकेले है. या I will take only 2 minutes, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट मैं कंप्लीट कर रहा हूं. behold her single in the field, you solitary highland lass. वो कहते हैं कि this is who, you, he is addressing that girl, कि that is highland lass, highland girl. Listen for the wail profound. कह रहे ध्यान दीजिए, अपने कानों को दीजिए, वह कुछ गा रही है और उसकी उस मधुर आवाज से पूरी वैली गूंज रही. वेल माने वैली, प्रोफाउंड इकोइंग कर रही, गूंज रही है. उसके बाद कहते हैं कि इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, नो नाइटिंगल डिड एवर चैंट. इतना खूबसूरत गीत कभी किसी नाइटिंगल ने नहीं गाया होगा. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स. और ऐसा लगता है कि यह आने वाले या जो पासर बाई है, जो आपके जो है वन हु इज गोइंग फ्रॉम दैट वे, वह जो है क्या कर रहे हैं, उससे गुजर रहे हैं, और उनके लिए यह एक तरह से सुकून भरा पल होगा अगर दे आर देयर. और कहां पे, एमंग अरबियन सेंट में, उस जगह की वो बात कर रहे हैं. अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड. कह रहे यह जो वॉइस है बहुत इंटरेस्टिंग, इसके पहले यह कभी सुनी नहीं गई थी. इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुक्कू बर्ड. ऐसी वॉइस केवल स्प्रिंग समय में या तो कुक्कू गाती है. तो उसकी तुलना किससे की जा रही है, उसकी मधुर आवाज की कुक्कू से की जा रही है. Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battle song. ऐसा लगता है जैसे वह कोई गीत गा रही है और वह बैटल सॉन्ग है. इसके अलावा वो कहते हैं some natural sorrows, loss or pain. ऐसा लगता है नेचुरल sorrows से रिलेटेड है, लॉस से, पेन से रिलेटेड है. That has been and made be again. In this way she has done. I'm not able to take any question or any query. Please meet me. If you have any question or anything, you can drop message. सर साइड हो जाइए.